गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर आपका दोस्त, आपका कोच, आपका मेंटर एचसी श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस, जो आपको कठिन से कठिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो आज आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आज हम सीधे जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 है कि 1.1 किलोवाट हीटर है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे बच्चों? पहले इसका हीटर का मैं वाटेज लिख लेता हूँ। तो ये P को क्या लिखेंगे को हम लोग 1.1 इंटू 10⁻³ और तब ये हो जाएगा वाट। ठीक है, आर यू विद मी? सब लोग मेरे साथ सहमत हैं? तो इसको अगर हम इसको थोड़ा और एलाबोरेट करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1100 वाट। ठीक है, कंफर्म है आप लोग? और वोल्टेज कितना दिया हुआ है बच्चों? वोल्टेज कितना दिया हुआ है जिस पे ऑपरेट कर रहा है? तो ये है आपका 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो अब क्या क्या कह रहा है? ये दो तो डाटा हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट क्या करना है? करंट फ्लोइंग थ्रू द हीटर। अब हमें पता है बच्चों, ए पार्ट में हम करेंगे कि करंट क्या होता है? P/V होता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो P क्या है? पावर है, दैट इज 1100 हो गया। और V वोल्टेज कितना है? 220। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा? 22, और 22 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 5 एम्प्स। ठीक है, यूनिट हो जाएगी एम्प्स की। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि करंट कितना ड्रा करेगा वो हीटर। कब? जब उसका वोल्टेज 1100 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है। ठीक है, अब बी पार्ट टेकअप करते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। रेजिस्टेंस का बच्चों ओम्स लॉ क्या कहता है? ये होता है V/I। और V हमारा कितना है? 220, और I कितना है? 5। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 5 4 जा 20, और 2 रिमेनिंग हो जाएगा 20 अगेन, तो 5 4 जा 20, दैट इज इक्वल टू 44 ओम्स। ठीक है बच्चों, तो ये इसका रेजिस्टेंस निकल आया। अब अगले पार्ट की तरफ बताएं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई का फार्मूला क्या है? P इंटू टी और इंटू एन। ठीक है, इसमें क्या है? P इज पावर, T is time per day, and N is number of days। ठीक है, NUMBER, numbers of days। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं। तो इसके हिसाब से हम वैल्यू रखने लगते हैं बच्चों। पावर कितना है? तो हमको पता है 1100 वाट है। टाइम पर डे कितना यूज कर रहे हैं? 1 आवर डेली है। ठीक है, तो इसमें 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और कितने दिन के लिए है? 30 दिन के लिए है, तो यहाँ 30 डेज लिख लेंगे। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 33, 1 2 और 3 वाट हो जाएगा। इसको हम किलो वाट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 33 किलो वाट। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे किलो वाट ही नहीं, वाट आवर है, तो ये किलो वाट आवर भी लिखना पड़ेगा हमें। ध्यान रहेगा आपको? सब कुछ सही है? आगे बढ़ें बच्चों। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 पे हम जाते हैं। और 72, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 72, आई थिंक इट इज रिटन द सेम, सो विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 73। और 73 में क्या है? एक इलेक्ट्रिक केटल है, ये 2 किलोवाट लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल है, 2 किलोवाट लेता है। तो इसका पावर कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 2 किलोवाट, दैट इज इक्वल टू 2000 वाट। ठीक है, फॉर 2 आवर्स डेली। टाइम कितना हो गया? 2 आवर्स का। ये टी जो है डेली के लिए होता है, एक दिन के लिए होता है। कैलकुलेट करना है एनर्जी कंज्यूम्ड इन एसआई एंड कमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो
ए पार्ट क्या है कि एनर्जी कंज्यूम क्या होगा, P इंटू टी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये T हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर कितना है 2000 इंटू टी कितना है 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, और ये कितने दिन के लिए करना है आपको, जब ये 2 आवर्स डेली कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन एसआई एंड कमर्शियल यूनिट कॉस्ट ऑफ रनिंग इट इज इन ए मंथ ऑफ जून। मंथ ऑफ जून का मतलब क्या हुआ कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 30। ठीक है, तो यहाँ 30 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 30 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट निकल के कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 120 120। क्यों, क्योंकि ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 3 जब 12 हो जाएगा, और 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसमें किलोवाट हमें किस में लिखना है, किलोवाट आवर में हो गया ये चीज़। ठीक है, किलोवाट आवर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों जीरो ख़त्म हो जाएगा। किलोवाट में सीधा लिखेंगे तो इसको वाट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तीनों जीरो ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा वाट आवर और ये हो जाएगा किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी एसआई यूनिट। ये क्या हो गया, एसआई यूनिट के हिसाब से। ठीक है, नाउ कॉमर्शियल यूनिट के हिसाब से करेंगे। कमर्शियल यूनिट तो हमको क्या करना होगा बच्चों कि जो भी हमारी एनर्जी आ रही है, ठीक है, दैट विल बी ई मल्टीप्लाइड बाई 3.6 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये हमें रखना होगा एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड टू द जूल। ठीक है, तो ई की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 120 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा जूल। और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 432 इंटू 10⁻8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अभी ध्यान रखना है ये जूल हो गया। और इसको अगर हम कोशिश करें तो इसको सॉरी ये 4.32 हो जाएगा जब हम 8 पावर 8 रखेंगे। तो इसको अगर हम पावर 6 में करें, क्योंकि मेगा जूल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा 432 मेगा जूल। ठीक है, मेगा जूल का मतलब 10⁻6 हो जाएगा। ये जो दो डिजिट्स है ये होल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। अब बी पार्ट में हमें क्या करना है, इसका जो बी पार्ट है इसमें हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रनिंग। ठीक है, इसको चलाने का खर्चा कितना आएगा एक मंथ में, किस मंथ में, मंथ ऑफ जून। तो हमने 30 दिन का ले रखा है, तो 3 रुपीज़ पर यूनिट है। तो इतने यूनिट हो गया, एसआई यूनिट है हमारा 120। ठीक है, यही तो यूनिट हुआ। तो ये हो जाएगा कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रनिंग और एनर्जी कंज्यूम्ड ये एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना है 3.00 पर यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों कितना हो जाएगा 120 यूनिट है हमारी, तो 120 करेंगे इंटू 3 कर देंगे एंड ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 360। और ये क्या हो जाएगा रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो आजकल तरीका है रुपीज़ लिखने का, और ये हो जाएगा 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 73। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है, अ गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। तो लेट द लेंथ ऑफ वायर बी एल। ठीक है,
तो इसको क्या करना है, डबल करना है और ये प्रोसेस को रिपीट भी करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा पहले एल का 2L हो जाएगा इंटू अगेन 2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4L। ठीक है, अब जब ये 4L हो जाएगा तो इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इफेक्टिव एरिया हमको पता है कि जब लेंथ बढ़ेगा तो उसका डायमीटर कम होता जाएगा। ठीक है, लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लेंथ जो है, सॉरी हमने यहाँ देखिए बच्चों गड़बड़ कर दिया, लेंथ जो है डबल किया गया। डबल्ड मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया था कि अगर ये लेंथ है इनिशियल रेजिस्टेंस की, तो इसको क्या किया इन्होंने, फोल्ड करके और इसको दुगना ऐसे कर दिया। ठीक है, और फिर ये जो बचा है इसको फिर दोबारा इसको फोल्ड करके और इसको चौगुना कर दिया। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गई, 1/4 हो गई। ठीक है, तो लेंथ हमारा जो हमने 2L डबल किया हुआ है, इसको हमको क्या करना होगा, ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिव लेंथ, इसको हम मिटा देते हैं और ये हो जाएगा हमारा L/4। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा 4A। क्यों, क्योंकि बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स सेम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, A/L होता है। अब A को L को अगर हम L/4 कर दिए तो A को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ये कैंसिल आउट होकर के और किसके बराबर हो जाएगा, L के A और L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये L डैश है, ये A डैश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A डैश L डैश। तो इसलिए हमने क्या किया, इफेक्टिव एरिया 4A हो गया, इफेक्टिव लेंथ L/4 हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं ये कि बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंजेस। तो अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या हो जाएगा, R डैश विल बी इक्वल टू रो, और L की जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, L/4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4A लिख देंगे, यही तो होगा। अब इसको जब ये जो न्यूमेरिकल फिगर है उसको एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये 1/4 और ये 4A है जो वो 1/4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे एक बार फिर यहाँ पे क्लियरली करके देखें, रो L/4 इंटू 4A। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज कि 1/16 बाहर कर लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, रो L/A बच जाएगा, और इस रो बाई L/A के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 इंटू R लिख सकते हैं। ठीक है, R मतलब ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम कि ये हो जाएगा हमारा R डैश 1/60 इंटू R, दैट इज इक्वल टू जो भी रेजिस्टेंस इसका रहा होगा उसका 16th रह जाएगा, 1/16 रह जाएगा। आप इस ये हो जाएगा, देन द रेजिस्टेंस would be 1/16 of its ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, 1/16 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा, ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 75, और ये क्या कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस वायर है जिसको खींचा जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इस रेजिस्टेंस वायर को, ये रेजिस्टेंस वायर अगर इतना है तो इसको खींच करके और लंबा किया जा रहा है। ठीक है, कितना लंबा किया जा रहा है ये नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि जो भी रेडियस था R जो था उसको हमने क्या कर दिया, R डैश जो नया रेडियस बना वो R/2 हो गया। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स
ओरिजिनल वैल्यू। तो आर डैश कितना हो गया, R/2 के बराबर हो गया। हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, तो ये रेजिस्टेंस वायर का किस हिसाब से चेंज होगा और क्यों होगा। तो पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई और आर डैश स्क्वायर, ठीक है। इसको और आगे करें तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर की जगह आर डैश की वैल्यू रखेंगे, R/2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं और यहाँ हो जाएगा A/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एरिया क्या हो गई, A/4 हो गई। ये ए डैश अगर पता करें तो ये डैश हो जाएगा A/4 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये बोल रहे हैं कि इसका वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वही पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था, वॉल्यूम क्या होगा, A/L, यही तो वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ। और ए की जगह पे हमने क्या कर दिया, ये A डैश इंटू L डैश कर लेते हैं। तो और ये हो जाएगा A/L जो ओरिजिनल है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि A डैश की जगह पे हमको क्या लिखना है, A/4 लिखना है, ठीक है। तो इंटू L डैश करेंगे, ये बराबर हो जाएगा A/L, ठीक है। तो L डैश क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा A/L डिवाइडेड बाई A और ऊपर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस A से A कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स L डैश क्या हो जाएगा, 4 इंटू L, 4L के बराबर हो जाएगा। क्लियर है आपको बच्चों। अब हम निकालते हैं रेजिस्टेंस, नए वायर का रेजिस्टेंस। R डैश क्या होगा बच्चों, रो L डैश बाई A डैश और ये हो जाएगा रो तो कर ही लेंगे। L डैश की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4L लिख देंगे और A डैश की जगह पे हम क्या लिख देंगे, A डैश की जगह पे यहाँ वाला लिखेंगे, A/4 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये जब करेंगे तो रो और ये हो जाएगा 16L/A हो जाएगा, ठीक है। इसको जब शॉर्ट आउट करेंगे तो 16L/U हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 16 को बाहर कर लेते हैं, ये रो L/A को अंदर, ताकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे हम, 16 इंटू R लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर would be 16 times of its ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस की ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। क्यों होगा ये सब हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। बढ़े क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 76। इन ए सर्किट डायग्राम सोन, ठीक है। सर्किट डायग्राम क्या है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर A एंड B, ठीक है। पहले सर्किट डायग्राम हम बना लेते हैं। एक रेजिस्टेंस ये है, इसके सीरीज में एक अमीटर लगा दिया हमने, ठीक है। इसको हम नाम दे दिया A1, ठीक है। और दूसरा एक और रेजिस्टेंस लगा दिया हमने और इसके सीरीज में भी एक एमीटर लगा दिया, इसका नाम दे दिया A2, ठीक है। और इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को क्या किया है बच्चों, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये कनेक्ट किया हुआ है तो इसको यहाँ से यहाँ पे जोड़ देते हैं। और जोड़ना किससे है, बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो ये बैटरी हो गई आपकी, और यहाँ पे की लगाया हुआ है, ठीक है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए, और इसको यहाँ से मिला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी आई करंट होगा यहाँ पे दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए ये I1 है, तो ये क्या हो जाएगा,
I2, और ये दोनों मिलके फिर इधर जब आएंगे तो ये I के बराबर हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये बताना है कि सर्किट डायग्राम शोन है। अब ठीक है, यहाँ पे टू रेजिस्टेंस वायर A एंड B आर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल, बट A इज थिकर देन B। A क्या है, ये वाला जो है मोटा है, ये रेजिस्टेंस जो है ये A रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस B है, तो इसको RA कर लेते हैं, ये RB कर लेते हैं। तो A जो है RA जो है थिकर है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं RA इज थिकर देन RB। क्या मतलब हुआ कि RA का रेजिस्टेंस है वो लेस है किससे, RB से, क्योंकि थिकर है तो इसका रेजिस्टेंस नेचुरली कम हो जाएगा। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि विच अमीटर A1 एंड A2 विल इंडिकेट द हाई रीडिंग, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी रीडिंग हाई होगी। हेंस एमीटर A1 will have the high reading because its series resistance is having low value, whereas voltage applied to both the resistors are same, hence A1 will indicate more current। क्या होगा, A1 will indicate more current than A2। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 77, और ये क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल्स, ठीक है, द फॉलोइंग टेबल गिव द रेजिस्टिविटी ऑफ 3 सैंपल ऑफ सैंपल्स इन ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी एज इट इज ओम मीटर में होती है। तो ये 3 सैंपल हैं, एक सैंपल ये है, दूसरा सैंपल ये है, और तीसरा सैंपल हमारा ये है। ठीक है, अब विच ऑफ देम इज सुटेबल फॉर हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड वाई। ठीक है, ये हमें बताना है कि इन तीनों सैंपल में से कौन सा सैंपल जो है सुटेबल है हीटिंग एलिमेंट के लिए। ठीक है, और क्यों है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर में हम क्या लिखेंगे, सैंपल सी इज suitable, sample C is suitable for heating element of electrical appliances because its resistivity is comparatively, क्या लिखेंगे, resistivity is comparatively more। ठीक है, रेजिस्टिविटी मोर है, और रेजिस्टिविटी मोर होगा एंड इट्स रिप्रेजेंट
and also it represent an alloy rather than pure metal, ठीक है, an alloy rather than pure metal, ठीक है। ये एलॉय है और ये प्योर मेटल से को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि एलॉय को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर सी इज प्रेफर्ड, सी इज प्रेफर्ड, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 78 और ये क्या कह रहा है कि फॉलोइंग टेबल गिव्स द रेजिस्टिविटी ऑफ 3 सैंपल इन ओम यूनिट अगेन, विच ऑफ देम इज बेस्ट कंडक्टर। अब इसमें से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है वो हमें चुनना है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बेस्ट कंडक्टर क्या होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम हो, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वही तो बेस्ट कंडक्टर होगा। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, सबसे रेजिस्टिविटी कम क्यों है, इसका -8 है, इसका 10⁻⁷ है, -6 है, तो ये सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है रेजिस्टिविटी। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में हम क्या लिखेंगे, सिंस द रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज लीस्ट, ठीक है, दैट इज इट इज बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर। एंड सैंपल सी, और क्या आगे क्या देख रहे हैं, सैंपल सी इज हैविंग very poor conductor because resistivity is high, having high resistivity कर लेते हैं, high resistivity and hence it is a poor conductor, ये poor conductor, ठीक है। और इसको हम क्या और लिख सकते हैं, नियरली एन इंसुलेटर, नियरली एन इंसुलेटर, क्योंकि पुअर ही नहीं बल्कि इसको लिख देते हैं वेरी पुअर, वेरी, ठीक है, पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो ये नियरली इंसुलेटर की तरह से आपका बिहेव करेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको ऑलमोस्ट 300 टाइम्स इसकी रेजिस्टिविटी, इट्स रेजिस्टिविटी is almost 300 times, 3000 times that of A, ठीक है। जो A है इसकी अपेक्षा इसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट 3000 टाइम ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ये कंडक्टर हो, ये इंसुलेटर होगा। और ये जो है A वाला, A will be the conductor, A will be conductor and C will be आपका रेजिस्टिव इंसुलेटर, ठीक है, C will be इंसुलेटर, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल इमर्शन हीटर हैं, ठीक है, दो आइडेंटिकल इमर्शन हीटर हैं, ठीक है, दो आइडेंटिकल इमर्शन हीटर हैं। तो इनको क्या बोलना है कि आर टू बी यूज टू हीट द वाटर,
ठीक है। इनको क्या करना है, वाटर को हीट करने के लिए हीटर यूज होता है। टेकन इन ए लार्ज कंटेनर, एक बड़े से कंटेनर में पानी लिया हुआ है, उसको गर्म करना है। ये दोनों ही आइडेंटिकल है। तो इसमें क्या कह रहा है कहानी कि कौन सी केस में ये ज़्यादा किस अरेंजमेंट, फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वुड हीट द वाटर फास्टर। इनमें से दो अरेंजमेंट है ये ठीक है। पहले में क्या है, दोनों हीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या है कि दोनों हीटर, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, तो इन दोनों को ही हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो क्या होगा, इसमें हीटिंग ज़्यादा होगी कि जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हों। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, और इन दोनों को हमने अगर पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, इससे ये हमारा मेंस है। ठीक है, ये हमारा मेंस से कनेक्टेड है यहाँ भी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ R1 और R2 ये दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों ही सेम हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू दोनों सेम है। तो अब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे मेन सप्लाई से, तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या होता है, ये होता है हमारा V² डिवाइडेड बाई R के, और R को इसको हम सीरीज में लिख लेंगे। और दूसरे कंडीशन में हीट कितना होगा, V² बाई R पैरेलल। ठीक है, तो जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है हमको। और हमको पता है कि जब सीरीज में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V² बाई ट्वाइस ऑफ R, दोनों का जुड़ जाएगी वैल्यू। और यहाँ पे क्या होगा, H हो जाएगा V², और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हो जाएगा RP की वैल्यू। और R1 R2 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे R² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R। ठीक है, तो R से R² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ R लिखेंगे और इसका डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2V² बाई R। ठीक है, तो अब आप कंपेरिजन कर रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 2R है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, R है केवल। इसका मतलब इसकी हीट जो है H1, इसको अगर कर लूँ, इसको H2 कर लूँ, तो H1 विल बी लेसर देन H2। ठीक है, या इसको कह लें कि यहाँ पे H1 जो है ये सीरीज वाला है, तो सीरीज वाले में हीटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल कंपैरिजन में क्या करेंगे, देखिए रिजल्ट शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि इसमें जो है यहाँ पे हीटिंग जो है ये आधा हो रही है। ठीक है, क्योंकि V² तो सेम है, तो इसको या तो ऐसा कर दें, कंपेरिजन कर दें, H1 बाई H2 अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा V² बाई 2R, और H2 क्या हो जाएगा, ये 2V² बाई R हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट सिंप्लीफाई करें, V² बाई 2R, और इनको इंटू करेंगे तो R बाई 2V² हो जाएगा। V² से V² कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि H1 विल बी इक्वल टू H1 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा H2 इधर हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि H1 जो है ये इसको इधर लाएंगे, मतलब 4H1 बराबर होगा H2 के। इसका क्लियर मतलब है कि H1 जो है जब चौगुना होगा तब H2 के बराबर होगा। इसका मतलब H2 विल बी 4 टाइम H2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ H1। ठीक है, तो H2 मतलब इसमें हीटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, कहाँ ज़्यादा होगी, जब ये दोनों को पैरेलल में हम लगाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जब ये पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो इनकी हीटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, कंफर्म हो गया आप लोगों को, ओके, समझ में आ गया क्लियरली। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ भी 2 आइडेंटिकल वायर हैं, ठीक है, 2 आइडेंटिकल वायर हैं। एक जो है नाइक्रोम का है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक नाइक्रोम का है और दूसरा कॉपर का है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, करंट आई इज पास थ्रू देम, ठीक है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस ये है नाइक्रोम का और ये रेजिस्टेंस है कॉपर का, ये है Cu और ये है नाइक्रोम Ni, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में और इसमें एक करंट I पास किया जा रहा है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, क्या करना है, स्टेट द चेंज ऑब्जर्व्ड इन द टेम्परेचर। अब हीट जो है, हीट मान लीजिए इसमें हीट H1 हो रही है, इसमें हीट H2 हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हीट में क्या चेंजेज होगा, ठीक है। तो अब हमको पता है कि ये जो है नाइक्रोम, नाइक्रोम का CHROM, नाइक्रोम इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस देन द कॉपर, ये तो हमें पता है, सिंस, ठीक है, सिंस लिख लेंगे, मोर देन द कॉपर, सो रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज मच मोर, और उसी आइडेंटिकल कॉपर के से ज़्यादा होगा, ठीक है। करंट दोनों में सेम पास हो रही है, ठीक है। इस मीन्स क्या हुआ कि अगर Rni नाइक्रोम का है तो इट इज़ ग्रेटर देन Rcu कॉपर के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट दोनों में सेम है, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, H1 क्या होता है हमें पता है, I²R के होता है, T दोनों में सेम ही अगर है तो, और H2 में भी क्या होगा, I²R2, ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये I², ठीक है। अब यहाँ देखिए I² भी दोनों में सेम है, ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा। इसका मतलब हीट किस में ज़्यादा डेवलप होगी, तो हीट डेवलप ज़्यादा होगी हमारा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जिसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हीट ज़्यादा डेवलप होगी। तो डेफिनेट है कि हीट जो है नाइक्रोम वायर में will be more than the heat developed in copper, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना होगा और यही हमारा आंसर होगा। इसके लिए इसका ये रूल कौन सा होगा, तो ये हमारा होगा JULES, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से हमारा होगा बच्चों। क्या होगा कि जो नाइक्रोम का वायर होगा उसमें हीट डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और भरपूर बेहतर क्वेश्चन के साथ। सेम हॉट हाई थिंकिंग ऑर्डर सीरीज चल रही है, तो मिलते हैं तब तक के लिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत कुछ आप सीखने वाले हो और डेली 9:30 पे ये वीडियो आ जाया करते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए तो कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करे। और उसके बाद जो अगर आप पुराने हैं इस चैनल पे तो आप इसको शेयर और लाइक भी करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।